गजानन ब्राह्मणे हैं। मैं आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। साथ ही आदिवासी मुक्ति संगठन के महासचिव के पद पर काम कर रहा हूं। साथियों, आज आदिवासी अधिकार घोषणा दिवस की इस शुभ अवसर पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर के आदिवासियों के अधिकार को लेकर ये आदिवासी अधिकार घोषणा दिवस मनाने के लिए या आदिवासियों को हक अधिकार दिलवाने के लिए घोषणा दिवस रखा है। और इस घोषणा दिवस के तहत हम भारत के आदिवासी और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा था और आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो हक अधिकार बरोबर नहीं मिल रहे थे, इसको लेकर हमारे देश की सरकार के साथ में हम आंदोलन के जरिए से अपने हक अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो है अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार से आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों को देने के लिए आदिवासी अधिकार घोषणा प्रस्ताव किया है, तो उसके तहत जो है हमको आज जो है ये बात करके सारे लोगों के जो अधिकार है वो अधिकार क्या है और कैसे मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अधिकार जिस प्रकार से आदिवासियों को नहीं मिले हैं, तो उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार से हमको अधिकार दिए हैं कि भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जो बोली भाषा है, उन बोली भाषाओं के जो मौलिक सिद्धांत वो लेखन प्रणालियां हैं और उनके जो साहित्य है और इतिहास है, उसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से तैयार करना चाहिए और सरकार के सामने ये हमारे हक अधिकार को रखना चाहिए। और जिस प्रकार से आज़ादी आंदोलन में या और उसके पहले आर्य अनार्य के आंदोलन में जिस प्रकार से आदिवासियों ने आंदोलन किए हैं और आंदोलन करने के बाद में वो अपनी आज़ादी लाए हैं या जल जंगल ज़मीन को जो है सुरक्षित अपने लिए किए हैं, तो वो इतिहास जो हमारा है वो छुपा हुआ इतिहास है। उसको जो है यहाँ के उच्च वर्ग के लोग या कई सारी राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा जो है उसको दबाया गया है, तो उस इतिहास को निकालने का काम हमको करना है। और उस काम को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अधिकार घोषणा पत्र में जो हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का पालन करते हुए हमारे इतिहास को जो है निकालना और आने वाली पीढ़ी को जो है हमको बताना पड़ेगा कि ये हमारा इतिहास है। उसी के साथ में साथियों, जिस प्रकार से जो है अभी भारत देश में या हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा हमारे आदिवासी जाति की जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको सरकार के द्वारा भी दबाया जाता है। जिस प्रकार से हम आदिवासी की पहचान बताते हैं या आदिवासी को संविधान में आदिवासी शब्द लिखने की बात करते हैं, तो उस समय सरकार जो है आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते हुए उसको जानबूझकर जो है जनजाति कहती है। तो ये हमारी एक मांग है
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा अधिकार में ये कहा है कि आदिवासियों की जो ओरिजिनल आदिवासी की पहचान है, आदिवासी शब्दों से पहचान है, तो संवैधानिक रूप से आदिवासी को भी आदिवासी शब्द से पुकारा जाना चाहिए। दूसरी बात साथियों कि जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर बारी बारी से आक्रमण जो है हमारे देश में हुआ है, उसके बाद में बारी बारी से राज अलग अलग लोगों ने किया है, उसके कारण आदिवासियों का देश भर में गिनती करने के लिए जनगणना में जो कॉलम था, उस कॉलम को जो है भारत सरकार ने हटा दिया है। तो अभी हमारा ये हक बनता है कि भारत देश में कितने आदिवासी रहते हैं, तो और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात अलग अलग राज्य में कितने आदिवासी रहते हैं, तो उसकी जनगणना होनी चाहिए और हमको वो सरकार को भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आदिवासी की जनगणना होने से ही आदिवासी के क्षेत्रों का चयन होता है। जैसे हम लोग जो है बार बार 5वीं और 6ठी अनुसूची का जिक्र करा करते हैं, तो जिस प्रकार से आदिवासी इलाके को अलग अलग 5वीं और 6ठी अनुसूची में बांटा गया है, उसी के साथ में कई सारे आदिवासी हमारे मध्य प्रदेश या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र सरकार ने जानबूझ के नहीं किया है। तो जहां जहां पर आदिवासी रहते हैं उन आदिवासी इलाके को आदिवासी इलाका घोषित करवाना, दूसरा उन आदिवासी को वही अधिकार मिलना चाहिए जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो अधिकार जो है नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र में जिस प्रकार से हक अधिकार है, वो हक अधिकार जो है जहां आदिवासी रहते हैं उनको मिले, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार घोषणा में भी ये हमारे लिए अधिकार दिए हैं कि हम उसको मांगे या ले, जिससे कि जो है हम लोग जो है जो जिस प्रकार से संविधान में आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था की है, जिस प्रकार से हमें अलग अलग राजनीतिक दल के लोग या अलग अलग धर्म पंथ के लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन साथियों आदिवासी का ये इतिहास है कि भारत देश का सबसे पहले रहने वाला आदमी जिसको आदिवासी कहा जाता है। और हमारे देश का इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो है जितने लोग हैं उसमें आदिवासी के बाद में जितने धर्म के लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है विदेशों से या बाहर इलाके से आए हैं, इसलिए उनको गैर आदिवासी कहा जाता है, और हम इस देश के मूल निवासी हैं इसलिए हमें आदिवासी कहा जाता है। और तो और कि इनका लिखित इतिहास है कि कौन, जैसे हम आर्यों की बात करें तो आर्य जो है कहाँ से आए थे हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है, मुगल कहाँ से आया और कब आया उसको भी इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसके साथ में जो है अंग्रेज कब आया, क्यों आया उसको भी पढ़ाया जाता। तो हमारा ये कहना है कि आर्य के साथ में हमारे देश में हिंदू आए, मुगल के साथ में मुसलमान आए और अंग्रेजों के साथ में ईसाई आए, इसीलिए इनको गैर आदिवासी बोला जाता है। और हम जो है इस देश के मूल निवासी है, इसीलिए हम इस देश के आदिवासी हैं। इसीलिए संविधान में जो हमारे लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है हमको नौकरी में आरक्षण मिला है, राजनीति में आरक्षण मिला है, शिक्षा में आरक्षण मिला है, स्वास्थ्य में आरक्षण मिला है, उसी के साथ साथ जो है इस जंगल में या इस जमीन पर रहने की पहला प्राथमिकता हमारा है, ऐसा संवैधानिक रूप से हमको हक अधिकार मिला है। तो इस हक अधिकार ये तब मिलेगा जब जो है हमको आदिवासी का दर्जा
मिलेगा, आदिवासी का क्षेत्र मिलेगा। इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा कि आदिवासी का पहले क्षेत्र घोषित होना चाहिए, जिसको हम 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची संवैधानिक रूप से कहते हैं। तो वो संविधान में जो है हमारा क्षेत्र घोषित होए और उस क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से जो है हमारे जो है संवैधानिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के तहत हमारे अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है हमको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकार घोषणा पत्र है उसमें भी हमको ये अधिकार दिया गया है। इसलिए हमको जो है वो अधिकार के तहत जो है सरकार से मांगना चाहिए और सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथियों, जिस प्रकार से हमारे गांव में यहाँ पर या हमारे क्षेत्र में यहाँ पर या हमारे आदिवासी इलाके में जिस प्रकार से आदिवासी की अलग अलग इलाके में अलग अलग जो है उनकी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको बचाने के लिए जो है अधिकार दिवस घोषणा पत्र में ये हमको अधिकार दिया है कि आदिवासियों के ये जो संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, इसको बचाने के लिए भी जो है हमको प्रयास करना चाहिए कि कैसे आदिवासी की परंपरा बचे, कैसे संस्कृति बचे, कैसे रीति रिवाज बचे और साथ ही उनके कैसे देवी देवता बचे और उनके वार त्योहार जैसे जो है प्रकृति के साथ में जो है चलते आ रहे हैं, तो वैसे जो है चलते जाना चाहिए। तो वो जो है अभी धीरे धीरे जो है वो दूसरे लोगों के आक्रमण के कारण अभी आदिवासियों का धर्म खत्म हो रहा है, आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है, आदिवासी की परंपरा खत्म हो रही है, आदिवासी की रीति खत्म हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के अधिकार घोषणा पत्र में हमको ये भी अधिकार दिया है कि कैसे आदिवासियों की ये संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाया जा सकता है। और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को वो बचाए और सुरक्षित करके जो है रखना चाहिए। तो उसके लिए भी हमको जो है आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा अधिकार पत्र के तहत जो है हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए सरकार के साथ में बात करें और आंदोलन करें और हमारा हक अधिकार लेकर हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और हमारे वार त्योहार और देवी देवताओं को सुरक्षित रखें, जिससे कि जो है हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने पहचान को सुरक्षित रखेंगे, हम अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखेंगे। अगर हमारी जो है संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और देवी देवता खत्म हो गए तो ये हमारे सारे अधिकार खत्म होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी जो है इन सारे आदिवासियों के हक अधिकार को लेने के लिए आप जो है आंदोलन करें, सरकार के साथ में निवेदन करें और लगातार जो है अधिकार दिवस या विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को जिस प्रकार से हम मनाते आ रहे हैं, तो वैसे जो है अधिकार दिवस को भी जगह जगह पर मनाकर जिस प्रकार से हमारे हक अधिकार है वो हक अधिकार की बातें करें और बातें करने के बाद में उन हक अधिकार को कैसे लेंगे उस पर जो है चिंतन मंथन करके जो है अपने हक अधिकार लेने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके बाद में जिस प्रकार से हम लोग जो है जल जंगल जमीन पर आदिवासी आश्रित है या निर्भर है, तो जल जंगल जमीन से भी कई सारे हमारे हक अधिकार छीनते जा रहे हैं। जैसे जो है आदिवासियों का जंगल जो है सरकार के द्वारा जंगल से आदिवासियों को बेदखल करके जो है जंगल को निजी हाथों में देने का काम कर रही है। जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं वहाँ वहाँ पर जो है अभयारण्य बन रहे हैं। कहीं कहीं पर तो जो है आदिवासियों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। तो
जिस प्रकार से वहाँ के जो आदिवासी जंगल जमीन पर निर्भर थे, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, अस्मिता का क्या होने वाला, तो उसको भी जो है हमको देखते हुए जो है वहाँ के आदिवासियों के साथ में भी बात करना पड़ेगा और उन आदिवासियों के भी अपने हक अधिकार को लेकर जो है लड़ने की बात करना पड़ेगी। दूसरा साथियों की इसी के साथ में जो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 आया, तो वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत आदिवासियों को अभी तक वन में रहने वाले आदिवासियों को अभी तक जो है वन में खेती करने का पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत अधिकार मिल गया है, किंतु जो सामुदायिक अधिकार मिलना चाहिए, जैसे जो है हमारे पूर्वज जो है कई सालों से जंगल में रहते आए हैं, खेती करते आए हैं, जंगल के साथ में हमारा जो है पारंपरिक रिश्ता बना हुआ है और जंगल से हम जो है कई सारी चीज़ों को जो है वापर करते, जैसे जो है जंगल से हम फल फूल और फिर बाद में पत्ता, जंगली जड़ी बूटी, ये सारा जो है लाकर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने आज़ादी के बाद में आज तक जो है जंगल जमीन में रहने का अधिकार जंगल के आदिवासियों को नहीं दिया था। लेकिन इस कानून के जरिए से भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार को जंगल में रहने वाले आदिवासियों को जंगल में रहने का अधिकार पत्र देना चाहिए। साथ ही जो है जंगल में रहने वाले आदिवासी पारंपरिक तौर पर जिस प्रकार से जंगल से जड़ी बूटी लाते थे, फल फूल लाते थे और अन्य चीज खाने की लाते थे और मकान बनाने जैसे, जानवरों को चराने जैसे, जानवरों की बीमारी की दवाई जैसे अनेक चीज जो है आदिवासी परंपरागत रूप से जो है जंगल से वापर करता है, करता रहेगा। लेकिन उसको जो है कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में ये सारा अधिकार उस गांव में रहने वाले आदिवासी को मिल गया है। लेकिन सरकार आज तक वो अधिकार कानूनी रूप से नहीं दिया है। उसको लेकर भी जंगल में रहने वाले साथियों से मेरा निवेदन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार घोषणा पत्र के तहत हम जो है सरकार के सामने अपना दावा पेश करना चाहिए कि हम जो है 13/12/2005 के पूर्व से जो है जंगल जमीन पर खेती करते तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में जंगल की जो संसाधन है उसके ऊपर हम जो है वापर करते भी आ रहे हैं। तो खेती भी हमें जो है कानूनी रूप से अधिकार पत्र दिया जाए, साथ ही जो है जो वस्तुओं का हम वापर करते हैं उनका भी कानूनी रूप से जो है हमको अधिकार पत्र सरकार को देना चाहिए। साथियों, बड़े दुख के साथ में मुझे कहने में आता है कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर अनार्य पहले आए, उसके बाद में आर्य पहले आए, उसके बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, बारी बारी से हमारे देश में अन्य लोगों ने जो है हमारे ऊपर आक्रमण करके राज तो किया, लेकिन तब से आज तक भी जो है आज़ादी मिलने के 75 साल के बाद में भी सरकार हमको जीने के अधिकार नहीं दिए। तो हमको जीने के अधिकार नहीं दिए हैं। उधर कानून में, वन अधिकार मान्यता कानून के प्रस्तावना में ये लिख के दिया है कि आदिवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उस अन्याय को बदलते हुए इस कानून को लाया। तो सरकार, भारत सरकार ये मान रही है कि आदिवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय सरकारों ने बारी बारी से किया है। उस अन्याय को बदलते हुए जब वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में लाया है, तो आज जो है 2021 हो गया, तो क्यों आज तक जो है वो जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को नहीं दिया। साथ ही साथियों 2006 में कानून में ये भी कहा गया है कि
कि जंगल में रहने वाले लोगों को, जो रेवेन्यू में रहने वाले लोगों को जो अधिकार मिलता था वो अधिकार वन ग्राम के लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए सारे वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करना था, लेकिन आज तक भी भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने एक भी वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया है। और राजस्व ग्राम में जो आदिवासियों का अधिकार मिलता है वो आज तक वन ग्राम में अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है हमारा इस अधिकार घोषणा पत्र के जरिए से मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से हमको कानूनी हक अधिकार मिले हैं उसको लेने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, सम्मेलन करना पड़ेगा, रैली निकालना पड़ेगी। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि आप जो है इस आंदोलन इस घोषणा पत्र को अमल में लाने के लिए जो है ये आंदोलन, रैली, धरना या ज्ञापन जो है आप सबको करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। दूसरा साथियों कि जिस प्रकार से जमीन ऊपर जो आदिवासियों का हक अधिकार है, तो आदिवासियों की जमीन कोई भी आता है, कोई योजना या परियोजना आती है तो वो योजना और परियोजना जो है यहाँ से जो है हमारे गांव में जो है आ जाती है और वो जो है हमको यहाँ से जो है विस्थापित कर देती। जैसे जो है हम लोग अभी मानपुर की अगर बात करें तो मानपुर में वो केमिकल वाला पानी गांव में जाने से जो है कई सारे जानवर मर गए, लेकिन सरकार जो है अभी तक वो मानपुर के जहरीली गैस या जहरीला केमिकल डालने वाले के ऊपर जो है क्या कार्रवाई किया। भाई हमारा तो ये बोलना है कि मानपुर आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके की गांव की ग्राम सभा का ये हक है कि अगर जो है वो केमिकल वाला कारखाना हमारे गांव में आता है तो आने के पूर्व हमारे आदिवासी गांव की ग्राम सभा से पूछना चाहिए था कि मैं जो है इस गांव में आ रहा हूं और ये कारखाना डाल रहा हूं, उसके लिए जो है ये आदिवासी इलाके की जमीन जो है मैं ले रहा हूं। तो आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी या सरकार को लेना है तब जो है उस गांव की ग्राम सभा से पहले सहमति लेना चाहिए। और बिना सहमति से जिस तरह से आदिवासी इलाके में सरकार वो गैर आदिवासी आकर जो है कंपनी डालना या फिर बाद में दूसरा जो है प्रयोजन करना, ये जो है गैर कानूनी रूप से जो है हमारे क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो इसको भी रोकना पड़ेगा। जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकार हमारे गांव में ग्राम सभा के जरिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की धारा 4(घ) के तहत हमको ये अधिकार मिला है, तो उस अधिकार का भी हमको जो है सही लाभ मिलना चाहिए। अगर हमको वो अधिकार नहीं मिलता है तो इसको विरुद्ध में जो है हमको हर गांव की ग्राम सभा से ये प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि हमारे गांव में हमारी ग्राम सभा को ये अधिकार प्राप्त हैं, तो कैसे हमारी ग्राम सभा के विरुद्ध में बाहर से आकर कोई गैर आदिवासी या सरकार जो है कारखाना लगा देगी तो वो जो है गैर कानूनी रूप से काम करने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है जैसे भी जो है हमारे गांव में अभी बहुत सारे कारखाने आ गए हैं, कई सारे जो है गिट्टी कारखाने लगे, तो गिट्टी कारखाना लगाने के पहले या कोई अन्य कारखाना लगाने के पहले जो है ग्राम सभा से पहली सहमति। दूसरा जो है आदिवासी इलाके में जहां 5वीं अनुसूची लागू है तो 5वीं अनुसूची की धारा 5(ग) के तहत कोई भी गैर आदिवासी की जमीन ना तो गिरवी ले सकता, ना भाड़े ले सकता, ना आदिवासी की जमीन को खरीद नहीं सकता। तो कैसे जो है वो हमारे इलाके में आके जो है वो गिट्टी का कारखाना लगा देगा या और अन्य कारखाना लगा देगा।
तो ये जो है गैर कानूनी ढंग से जो है गैर आदिवासी आकर आदिवासी गांव में जिस प्रकार से कारखाने लगा रहे हैं, उन कारखानों को जो है रोकने के लिए हमारी ग्राम सभा सर्वोपरि है। जैसे हम लोग बोलते अमरा गाँव में आमरो राज, दुनिया वाले सुन लो आज, हमारे गांव में हमारा राज। तो ये इस प्रकार के हमारे नारे हैं कि गांव में जो है आदिवासी इलाके में आदिवासी ग्राम सभा को ये अधिकार मिले हैं कि गांव में जो है जल जंगल जमीन के ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। बिना ग्राम सभा के पूछे कोई भी आदमी हमारे गांव में घुस नहीं सकता है। तीसरी बात जो है कि अभी बहुत सारे लोग जैसे जो है शंभू वाले, बैंक वाले, व्यापारी वर्ग हमारे गांव में घुस के कर्जा जो है दे देते हैं, डबल टिबल पैसा वसूल करते हैं। उसमें भी जो है हमारे गांव में, हमारे गांव की ग्राम सभा को ये अधिकार है कि कोई भी आदमी जो है हमारे गांव में अगर जो है लेन देन करता है तो उसके पूर्व हमारे गांव की ग्राम सभा में आकर जो है प्रस्ताव पास करना चाहिए, और बिना प्रस्ताव पास किए हमारे गांव में कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है। साथ ही जो है हमारे गांव में कोई भी आदमी कर्ज देने के पहले रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि मैं इस गांव में जो है लेन देन करूंगा, तो तहसीलदार उसको प्रमाण पत्र देना चाहिए। लेकिन जो है गैर कानूनी रूप से लेन देन हो रहा है। साथ ही साथियों, जिस प्रकार से जो है लेन देन करने के लिए ग्राम सभा को ये अधिकार है कि ग्राम सभा जो है जिस प्रकार से जो है वो नोटिस देते हैं, तो उस नोटिस के विरुद्ध में जो है ग्राम सभा के अनुच्छेद ग्राम सभा के कानून के तहत धारा 4 के तहत जो है वो हमारे गांव में जो है हमारे बिना पूछे जो है वसूली नहीं कर सकता, कर्जा नहीं बांट सकता। तो ये अधिकार जो है ग्राम सभा के जरिए से हमको मिले हैं। तो वो ग्राम सभा के कानून का पालन करवाते हुए सरकार को हमको बोलना पड़ेगा, तब जाके हमको ये अधिकार मिलेगा। नहीं तो हमको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार घोषणा पत्र में भी ये अधिकार दिया है, लेकिन हम जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक मांगेंगे नहीं, तब तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के आ जाने के बाद में हमको कुछ नहीं मिलेगा। भारत के संविधान ने जो है जिस प्रकार से हमको अलग अलग हक अधिकार दिए हैं, उस हक अधिकार को भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो है जिस प्रकार 5वीं अनुसूची इलाके में जो है जमीन संबंधी जो है हमको ये अधिकार दिए हैं कि आदिवासी इलाके में जो है सरकार भी गैर आदिवासी हैं और सरकार की आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो आदिवासी इलाके की जमीन जो है सरकार भी नहीं ले सकती। गैर आदिवासी तो ले नहीं सकता, लेकिन सरकार भी गैर आदिवासी है, इसलिए वो भी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे कानून जो है हमारे देश में बने हैं, हमारे राज्यों में बने हैं। साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आदिवासियों को हक अधिकार देने के लिए ऐसे कानून बनाए हैं। तो उस कानून का पालन करवाने के लिए जब तक हम जागृत होकर जो है आंदोलन या सम्मेलन नहीं करेंगे, तब तक वो हक अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से सदियों से आदिवासियों को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं कि आदिवासियों को खत्म करो, उसी तारतम्य में हमारे भारत सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर कहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है, इसलिए भारत में आदिवासी वर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं। तो उसका तोड़ करने के लिए हम लोग भी गए थे। तो हमने कैसा तोड़ किया? तो तोड़, भाई आदिवासी और गैर आदिवासी में कोई भी अंतर नहीं, देखने में वो दोनों इंसान होते हैं और पहनाव में दोनों इंसान हैं। इसीलिए जो है भाषा में जो है दोनों एक जैसी हिंदी भाषा बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और दुनिया भर में एक जैसी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो क्या जो है हमको अपनी पहचान दिखाने के लिए, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए
हमारा स्वाभिमान को जगाने के लिए हमको अपना जो है भाषा, रीति, संस्कृति इसको बचाना नहीं है। अभी धीरे धीरे उच्च जाति के लोग और सरकार मिलके जो है आदिवासियों को जो है उनकी संस्कृति को खत्म करने में लगे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे राजपुर तहसील के मटली गांव में जो आदिवासी का ईंदल मन्नत होता है, उस मन्नत ईंदल को जो है बदलने में वो लगे हैं। वो कह रहे हैं कि इंदल नहीं, ये इंद्रदेव हैं। ये इंदल जो है आदिवासियों का देव होता है, तो आदिवासी हिंदू हो गए हैं। तो आदिवासी को हिंदू बनाने के लिए वो इंदल को इंद्रदेव बनाकर, उसका मंदिर बनाकर, उस मंदिर में मूर्ति बिठाकर हमको जो है हिंदू बनाने में लगे हैं। तो अगर हमको जो है आदिवासी रहना है तो हमारी भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, हमारे देवी देवताओं को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारे त्योहारों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारे रीति रिवाज को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारी परंपरा को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और हमारे जो है जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तब जाके जो है हम सरकार को ये कह सकते हैं कि हम आदिवासी हैं और भारत में भी आदिवासी रहता है। तो ये आदिवासी की पहचान को हमको कायम रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है उच्च जाति के लोग और फिर बाद में जो है अलग अलग राजनीतिक दल के लोग मिलकर जो है आदिवासियों को जो है समाप्त करने के अलग अलग तरीके लगा रखे हैं। हमारे आदिवासी इलाके में जो है हिंदू देवी देवताओं को जो है भेज रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजा करवाने में लगे हैं और आदिवासी देवी देवताओं को धीरे धीरे जो है विलुप्त करने में लगे हैं। कोई तो हिंदू को भेज रहा, कोई मुसलमान को भेज रहा, मुसलमान देव को भेज रहा, कोई जो है ईसाई के जो है देव को भेज रहा, कोई क्रिश्चियन के देव को भेज रहा। तरह तरह के जो है धर्म पंथ के लोग अलग अलग उनके देवों को आदिवासी इलाके में भेजकर आदिवासी के जो देवी देवता है उनको खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, उनके जो है रीति रिवाज परंपरा को जो है खत्म करके आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करने में लगे। तो हम सबको ये संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र ये प्रण लेना चाहिए कि आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है और आदिवासी के अधिकार को लड़के लेना है और इलाके में आदिवासी के जल, जंगल, जमीन के साथ में उनके जो मौलिक अधिकार है उनको बचाना है। उनके जो संवैधानिक अधिकार है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार को सुरक्षित रखना है। तो आज हमको प्रण लेके इन सारे हक अधिकार को बचाने का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।